फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार पेपर कैन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान में बात करने वाले हैं अधिगम के सिद्धांतों की, और अधिगम के सिद्धांतों में आज हम चर्चा करेंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। दोस्तों, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसका जनक है दोस्तों कोहलर। दोस्तों, जनक कौन है इसका? कोहलर। और कोहलर ने ये जो इस सिद्धांत में प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। किस पर दोस्तों? चिंपैंजी पर। और चिंपैंजी का नाम था दोस्तों सुल्तान। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जनक है इसका कोहलर, और प्रयोग किया था चिंपैंजी और सुल्तान पर। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न के संदर्भ में मैं एक छोटी सी चर्चा आप लोगों से करूं। अगर आपसे पूछा जाए कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, आपके सामने ऑप्शन हों कोहलर, कॉफका, वर्दीमर, उपरोक्त सभी। दोस्तों, आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मुझे पता है आप में से लगभग 80% लोग इस पर आंसर लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इट्स अ रॉन्ग आंसर। गलत है ये उत्तर, क्योंकि हम इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, और यह सिद्धांत दिया था आपकी केवल और केवल कोहलर ने। तो दोस्तों, गलती से भी दोबारा आपसे ऐसा प्रश्न पूछे ना, तो गलती से भी कभी उपरोक्त सभी आंसर मत लगाना। आंसर क्या लगाएंगे? कोहलर को ही लगाएंगे। और आप लोग सोचेंगे कि नहीं सर, हमने तो ऐसा पढ़ा है। तो मैं आप लोगों को इसका विश्लेषण देकर बता दूं। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बता दूं। 3rd ग्रेड भर्ती 2013 जोधपुर जिले में यह प्रश्न आपका पूछा गया था। 3rd ग्रेड भर्ती 2013 की बात है, जोधपुर जिले का यह प्रश्न था। यही प्रश्न था, यही ऑप्शन थे। आंसर है कोहलर। ठीक है दोस्तों, तो आपकी 3rd ग्रेड भर्ती का समय निकट पास में ही है, तो हो सकता है यही प्रश्न आपका दोबारा रिपीट हो जाए, तो आपसे गलती ना हो, तो ध्यान रखेंगे। इस सिद्धांत का जनक केवल कोहलर ही है। ये क्यों नहीं है भैया? ये क्यों नहीं है? ये फिर ये क्या है? इसकी बात मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो कोहलर, कॉफका, वर्दीमर है, दोस्तों ये तीनों के तीनों व्यक्ति गेस्टाल्टवादी व्यक्ति माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? गेस्टाल्टवादी व्यक्ति। कोहलर हुआ, कॉफका, वर्दीमर, ये तीनों आपके गेस्टाल्टवादी व्यक्ति है। जबकि बात करें गेस्टाल्ट संप्रदाय की, गेस्टाल्ट संप्रदाय की, तो दोस्तों गेस्टाल्ट संप्रदाय का जनक केवल वर्दीमर को माना जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कृपया ध्यान रखेंगे कि सूझ के सिद्धांत का जनक केवल और केवल कोहलर को बताना है, जबकि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जनक केवल और केवल वर्दीमर को बताना है। कन्फ्यूजन थोड़ी ना हो रहा है? फिर से सुन लीजिए, सूझ के सिद्धांत का जनक केवल कोहलर है, जबकि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जनक केवल वर्दीमर है, ना कि ये सभी हैं। इसका जनक केवल वर्दीमर। आप फिर कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो रहा है? दोस्तों, कोहलर, कॉफका, वर्दीमर, ये तीनों गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के व्यक्ति हैं, इसलिए तीनों व्यक्ति गेस्टाल्टवादी व्यक्तियों में शामिल हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति, कौन सा मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी व्यक्तियों में आता है, तो दोस्तों ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब सभी हैं। तो दोस्तों, सारे की चारों के चारों आपके क्या हैं? गेस्टाल्टवादी व्यक्ति हैं। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जनक वर्दीमर है, जबकि सूझ के सिद्धांत का जनक आपका कोहलर है। दोस्तों ध्यान रखना, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जो आपका बना था 1920 में बना था, जर्मनी में बना था। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उदय आपका कहाँ पर हुआ था? 1920 में जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में इसका जनक कौन माना जाता है? वर्दीमर। और जो दोस्तों हम जिस गेस्टाल्ट शब्द की हम बात कर रहे हैं ना, कौन से शब्द की? गेस्टाल्ट शब्द की। दोस्तों, यह गेस्टाल्ट शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है। दोस्तों क्या है ये? एक जर्मन भाषा का शब्द है। और जर्मन भाषा का जो शब्द है आपका कौन सा? गेस्टाल्ट। इस गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों,
गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों क्या, पूर्णाकार या समग्राकृति, पूर्णाकार या समग्राकृति। दोस्तों ये प्रश्न भी आपका सेकंड ग्रेड भर्ती में पूछा जा चुका है। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उदय 1920 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, और ये गेस्टाल्ट शब्द खुद एक जर्मन भाषा का शब्द है, और इस जर्मन भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। ठीक है दोस्तों, लेकिन साहब इस संप्रदाय को बनाया, इसका जो जनक है वर्दिमर है, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर कुछ यूं पूछ लें कि गेस्टाल्ट संप्रदाय की अवधारणा सबसे पहली बार किसने दी, इस गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का दर्शनकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक, एक विद्वान का नाम आपके सामने और भी आता है, जिसका नाम है कुर्ट लेविन। कौन है दोस्तों? कुर्ट लेविन। दोस्तों कुर्ट आ जाए चाहे कुर्ट आ जाए तो अंग्रेजी का प्रभाव है दोस्तों, हम इसको इस प्रकार से कुछ पढ़ते हैं। तो कुर्ट लेविन हो चाहे कुर्ट लेविन हो, तो कुर्ट लेविन क्या आपके गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का दर्शनकर्ता माना जाता है। और दोस्तों कुर्ट लेविन वही है जो कि अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत का जनक माना जाता है। अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत या तल रूप सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने ही दिया था। तो कुर्ट लेविन क्या है? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का दर्शनकर्ता। इसका मतलब दर्शनकर्ता, इसका मतलब ये भी तो गेस्टाल्टवादी व्यक्तियों में शामिल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कह सकते हैं कि भैया कोहलर, काफ्का, वर्दिमर, इनके अलावा बात करें कुर्ट लेविन की, तो आपका कुर्ट लेविन भी क्या है? गेस्टाल्टवादी। 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों व्यक्ति क्या हैं? आपके गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के व्यक्ति हैं। और यहाँ से प्रश्न भी आपके थर्ड ग्रेड भर्ती में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गेस्टाल्टवादी व्यक्ति नहीं है? एक नाम था कुर्ट लेविन का, एक नाम था कोहलर का, एक नाम था वर्दिमर का, एक ऑप्शन था स्किनर का। तो स्किनर को छांट करके मैं अलग करना था कि साहब स्किनर नहीं है। तो कुर्ट लेविन, कोहलर, काफ्का, वर्दिमर चारों के चारों क्या है? आपके गेस्टाल्टवादी व्यक्ति है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो सूझ के सिद्धांत का जनक कोहलर, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जनक वर्दिमर। गेस्टाल्टवादी व्यक्ति कौन कौन है? कुर्ट लेविन, कोहलर, काफ्का, वर्दिमर। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय 1920 में जर्मनी में हुआ। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का दर्शनकर्ता कौन? कुर्ट लेविन है। इसका अर्थ क्या होता है? पूर्णाकार या समग्राकृति। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं चिंपैंजी पर किए गए प्रयोग की और इसके सिद्धांत की। तो देखिए दोस्तों, जब इसके सिद्धांत की बात आती है तो आपके इस कोहलर ने इस सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर, दोस्तों ध्यान रखें इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, और ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चिंपैंजी का नाम क्या था? नाम था इसका सुल्तान। तो देखिए दोस्तों, सुल्तान नामक इस चिंपैंजी पर आपके इस कोहलर के द्वारा 2 प्रयोग किए गए। दोस्तों कितने प्रयोग थे इस पर किए गए? 2 प्रयोग। 2 प्रयोगों में एक प्रयोग तो था बॉक्स का प्रयोग, और दोस्तों नंबर दूसरा प्रयोग था छड़ी का प्रयोग। बॉक्स का और छड़ी का। अब दोस्तों अपन बात करते हैं बॉक्स वाले प्रयोग की सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बॉक्स वाला जो प्रयोग था उसमें क्या हुआ था? चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, छत पर केले लटका दिए गए, ठीक है, और छत के ऊपर केले लटका दिए गए और चिंपैंजी बंद था और कोने में रख दिए कुछ बॉक्स। अब चिंपैंजी की फेवरेट चीज़ केले, उछल कूद करने लग गया, लेकिन भैया केले उसकी पहुंच से काफ़ी दूर थे, उस तक पहुंच नहीं पाया। बैठा बैठा कुछ देर तक सोचता रह गया, आखिरकार मुझे खाने तो हैं केले, लेकिन मैं आखिरकार कैसे खाऊं इनको, मैं केलों को प्राप्त कैसे करूं? तो उसने दिमाग में बैठे बैठे आइडियाज़ लाने स्टार्ट किए। उसकी संवेदनाओं ने काम करना शुरू किया और उसकी माइंड की एक्टिविटीज़ कुछ बढ़ने लगी, उसका दिमाग एक्टिव होकर के दौड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी में वो क्रियाएं आने लगी। यार मैं करके देखता हूँ एक बार।
तो उसने सोचा कि यार बॉक्स कुछ कोने में रखे हैं, शायद इनको मैं काम में लेकर के केलों तो आसानी से पहुंच सकता हूं। तो उसने एक एक करके बॉक्स को ऊपर रखा और आराम से इस पर चढ़ करके उसने केले प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों अब इस प्रकार से उसने जो सीखा, कैसे सीखा, देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रयोग लिख देता हूं सामने। चिंपैंजी था और उसका नाम था दोस्तों क्या, सुल्तान। और ये आपका सुल्तान भाई कहाँ बंद था, कमरे में बंद था। कमरे में बंद तो था भाई, लेकिन हुआ क्या, छत पर लटके थे केले। केलों को देखकर भाई क्या करता है, उछल कूद प्रारंभ कर देता है। उछल कूद करता है, लेकिन क्या उछल कूद करने से केले मिले? नहीं, माइंड को एक्टिव रखने से उसने आपके सामने जो समस्या ही, समस्या से कैसे निपटा जाए, समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए, तो भैया सूझबूझ का करता है प्रयोग। सूझबूझ का क्या करता है दोस्तों, प्रयोग करता है। और सूझबूझ को काम में लेकर के दोस्तों क्या करता है, बॉक्स पर चढ़कर केले प्राप्त कर लेता है। बात समझ में आ रही दोस्तों। चिंपैंजी था, नाम था सुल्तान, कमरे में था बंद, छत पर लटके थे केले, उछल कूद करना प्रारंभ करता है, सूझबूझ का प्रयोग करता है और प्रयोग करके बॉक्स पर चढ़ करके केले प्राप्त कर लेता है। ठीक दोस्तों, ऐसा ही दूसरा प्रयोग था। अब की बार इसको एक पिंजरे में बंद किया गया, पिंजरे से दूरी पर रख दिए गए केले, पिंजरे के बाहर रख दी गई 2 स्टिक्स और वही केले उसके फेवरेट वाले, खाना है कैसे खाएं, तो वह छड़ी को बाहर निकाल कर केलों को पास में लाने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। लेकिन उसने इस छड़ी का प्रयोग किया, कैसे किया, सूझबूझ की सहायता से। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अंदर से जो शैक्षिक महत्व है, इसकी जो अन्य नाम है, यहाँ से हमसे प्रश्न पूछता है। मेन बातें मैंने बता दी। सिद्धांत का जनक कौन, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जनक कौन, गेस्टाल्ट संप्रदाय का दर्शनकर्ता कौन, कौन कौन से व्यक्ति गेस्टाल्टवादी है, इस संप्रदाय का उदय कौन हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, इसके अन्य नाम क्या क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, और ये था आपका प्रयोग। अब इस प्रयोग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की अपन चर्चा करते हैं कि साहब इस सिद्धांत में जैसे जैसे आपकी चिंपैंजी ने सीखा, जैसे भी चिंपैंजी ने अपनी समस्या का समाधान किया, कैसे किया, एक बच्चे के सीखने पर ये सिद्धांत कैसे काम करता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात आ जाती है शैक्षिक महत्व की। इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। नंबर 1, सबसे पहली बात की है, जो सिद्धांत है आपका समस्या समाधान में सहायक है। ये सिद्धांत क्या है दोस्तों, समस्या समाधान में सहायक। थर्ड ग्रेड भर्ती रीट भर्ती 2016 में आपका प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समस्या समाधान में सहायक है, आंसर देना था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और दोस्तों इसमें जो आपकी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, सब ये सिद्धांत हमारी समस्याओं को सुलझाने में, हमारी समस्या के प्रति हमें एक्टिव करने में हमारी मदद करता है, समस्याओं का समाधान करना में ये सिद्धांत सिखाता है। लेकिन दोस्तों क्या डायरेक्टली हम समस्या का समाधान कर लेते हैं क्या? डायरेक्टली हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हम सबसे पहले समस्याओं से अवगत होते हैं, समस्या के प्रति हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आती है, फिर हम उस क्रियाओं को करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और फिर हमारी बॉडी से वे सब क्रियाएं होती हैं और तब जाकर के क्रिया संपूर्ण होती है। अर्थात ये सिद्धांत में किस प्रकार से, अर्थात हमें संवेदनाओं से शरीर की और क्रियाएं करके सिखाता है। क्या कह सकते हैं साहब, ये सिद्धांत हमें संवेदनाओं से मस्तिष्क की ओर लेकर के जाता है। इस सिद्धांत में संवेदना से मस्तिष्क की ओर लेकर के जाता है। संवेदनाएं प्रकट हमारे मन में जन्म लेती है, संवेदनाएं हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, फिर उनको माइंड में उनको घोड़े दौड़ाते हैं, उसके बाद में
सक्रिय शारीरिक क्रियाएं करके अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों आगे बात करें ये सब इसके अलावा और ये क्या करता है, तो देखिए दोस्तों इस संपूर्ण स्थितियों में जो क्रियाएं हैं मस्तिष्क से शरीर की ओर चलती है। इसमें सीखने की क्रिया मस्तिष्क की ओर चलती है। इसमें सीखने की क्रिया मस्तिष्क से शरीर की ओर, पहले तो क्या था संवेदना से मस्तिष्क की ओर जाती है और मस्तिष्क से आने के बाद में क्या होती है दोस्तों, मस्तिष्क से शरीर की ओर। मस्तिष्क से शरीर की ओर चल जाती है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करें सिद्धांत की ओर, तो यह सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक है। दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है, तो सूझ का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है कौन सा सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और दोस्तों ध्यान रखें आपका एक टीचिंग मेथड भी काम में लिया जाता है, पूर्ण से अंश की ओर टीचिंग मेथड जो आपका है वो भी कौन से सिद्धांत की देन है, सूझ के सिद्धांत की देन है। तो पूर्ण से अंश की ओर सूझ का सिद्धांत, जबकि दोस्तों अगर ये उल्टा हो जाता अंश से पूर्ण की ओर, तो आंसर कौन सा होता, आंशिक प्रतिक्रिया के नियम का एग्जाम्पल होता जो कि आपके थॉर्नडाइक ने बताया था। तो पूर्ण से अंश तो आपका कौन, सूझ का सिद्धांत, और अंश से पूर्ण की ओर ये होता आपका आंशिक प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आपके विज्ञान गणित और व्याकरण जिसमें सूझबूझ की आवश्यकता होती है, जिन भी विषयों में सूझबूझ की हमें आवश्यकता होती है उसमें भी यह सिद्धांत काम करता है। विज्ञान गणित और व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने में भी यह सिद्धांत विशेष उपयोगी होता है। लेकिन दोस्तों बात करें इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात की, तो ये सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए भी कारगर है क्या छोटे बच्चे भी सूझबूझ की सहायता से अपने इन सभी क्रियाओं को अंजाम देते हैं क्या ये समस्त क्रियाएं छोटे बच्चे भी कर पाते हैं क्या? नहीं दोस्तों, इस संपूर्ण स्थितियों से केवल और केवल उच्च कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। अर्थात यह है जो सिद्धांत है उच्च कक्षा के लिए क्या है दोस्तों, उपयोगी है। समस्या समाधान में सहायक है, संवेदनाओं से मस्तिष्क की ओर क्रियाएं चलती है और फिर उसके बाद में मस्तिष्क से शरीर की ओर क्रियाएं जाकर के बालक क्या करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण इस सिद्धांत की सहायता से होता है। पूर्ण सेंस की और टीचिंग मेथड भी आपका इसी सिद्धांत की देन है। विज्ञान गणित व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने में भी यह सिद्धांत उपयोगी होता है और यह सिद्धांत उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षा के लिए सिद्धांत काम में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सिद्धांत के कुछ अन्य नामों की, जहाँ से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इसके अन्य, ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहला नाम तो हम यही लिख देते हैं, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगला नाम आता है दोस्तों पूर्णाकार का सिद्धांत। अगला नाम आता है दोस्तों समग्रतावाद का सिद्धांत। पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रतावाद का सिद्धांत, दोस्तों यही कहलाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। ध्यान के दोस्तों, मैंने गेस्टाल्टवादी संप्रदाय नहीं बोला है, गेस्टाल्ट सिद्धांत बोला है। गेस्टाल्ट सिद्धांत का जनक कौन है? कॉहलर। जबकि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जनक कौन है? वर्दीमर। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं कि साहब संवेदनाओं की सहायता से बच्चे के मस्तिष्क में कुछ नवीन स्थितियों का निर्माण होता है, समस्या समाधान करने की कुछ नवीन प्रक्रियाएं बालक के माइंड में आती है, कुछ नए नए आइडियाज पनपते हैं। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है संवेदी अधिगम का सिद्धांत। संवेदी अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों इसी सिद्धांत को कहा जाता है अवयववादी सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? अवयववादी सिद्धांत। और दोस्तों एक इस सिद्धांत को कहते हैं प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। और दोस्तों एक अंतिम नाम और बता देता हूं, इसी सिद्धांत को कहा जाता है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार, समग्रतावाद, गेस्टाल्ट, संवेदी अधिगम, अवयववादी, प्रत्यक्षीकरण और अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। दोस्तों ये सभी नाम क्या है आपके सूझ के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिद्धांत होता है पूरा। इसके बाद हम बात करेंगे और भी नए नए सिद्धांतों की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि आपको और नवीन प्रतिक्रियाएं आपकी क्या हैं, आपको कैसा लग रहा है, हमें आपके लिए और बेहतर क्या करने चाहिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।